जैसे कह रहा है कि विभिन्न द्रव्यमानों के दो कण जो प्रारंभ में विरामावस्था में हैं, पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। तो जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो देखिए, दो कण आपको दिए गए हैं, जैसे ये M1 है मान लीजिए, जो प्रारंभ में विरामावस्था में है, जैसे ये भी है M2 है, ये विरामावस्था में है। परस्पर गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। इन पर कोई गुरुत्व बल का प्रभाव है और ये एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। किसी क्षण जब दोनों कणों की चाल, जैसे इसका v मान लीजिए, इसका 2v है, तो द्रव्यमान केंद्र की चाल होगी। अच्छा क्वेश्चन है, आप भी प्रयास करिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपसे कह रहा है कि द्रव्यमान केंद्र की चाल होगी। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये आपने रीड किया है कि m1v1 प्लस m2v2 अपान m1 प्लस m2, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का भी ध्यान देना होगा। तो आप जैसे इसका ज्यादा लिया है तो इसी का डायरेक्शन ले लीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। जो ज्यादा है उसी का डायरेक्शन लेकर जो अपोजिट है उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका आप माइनस डायरेक्शन ले लीजिए, तो आप लिख सकते हैं m2v2 माइनस m1v1 अपान m1 प्लस m2। अब आप मान रख दीजिए जो दिया गया है। तो आपने जो विभिन्न द्रव्यमानों के दो कण, तो अब यहाँ पर जो है द्रव्यमान नहीं दिया है, विभिन्न द्रव्यमानों के दो कण जो प्रारंभ में विराम में गुरुत्वाकर्षण का एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। किसी क्षण कणों के वेग दिए गए, उनके द्रव्यमान केंद्र की चाल ज्ञात करिए। इनके मास तो आपको लेने होंगे, और जब तक आप द्रव्यमान के मास नहीं लेंगे यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मास रखने होंगे, अब मास दिया नहीं है तो सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र की चाल के लिए मास यहाँ चाहिए। या तो क्वेश्चन कट गया है या इसको देना चाहिए। मास या तो अंदाजे ले लीजिए तब कुछ सही होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं मैच करेगा। मान लीजिए कि एक का मास जो है यहाँ पर m, अगर m आप ले लेते हैं तो क्या आएगा देख लीजिए। मान लीजिए कि दोनों के मास बराबर है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, लेट ऐसे लिख लीजिए, तब क्या आता है। तो m इंटू वी, यहाँ पर 2v है, m इंटू 2v माइनस m इंटू वी अपान m प्लस m। तो ये आ जाएगा, देखिए माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा m इंटू वी अपान 2m, m कैंसिल कर दीजिए तो v/2। तो इस तरह से v/2 आ जाएगा। लेकिन वही है कि चूंकि मास के बारे में सही जानकारी नहीं है तो आंसर आप मैच नहीं कर सकते हैं। मैच तभी होगा जब इसकी आप मास के बारे में सही जानकारी रखें। ध्यान रखिएगा कि आप इसको प्लस करके मत सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस करना ही है। क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास ऐसे ज्ञात करते हैं, एक सेंटर ले लेते हैं, उसके एक डायरेक्शन में इधर चल रहा है, ये m1v1 हो गया, एक का डायरेक्शन इधर जा रहा है तो ये m2v2 हो गया। आप सेंटर से इधर इसका कोऑर्डिनेट प्लस लिखेंगे तो इसका माइनस लिखेंगे, ये ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें देखिए क्या दिया गया है, m तथा 2m द्रव्यमानों के दो गोले प्रारंभ में r दूरी पर विराम अवस्था में है। तो चलिए एक आपने m बना लिया और एक 2m, ठीक है। अब दोनों r दूरी पर हैं तो ये r डिस्टेंस पर है और रेस्ट में है, परस्पर आकर्षण से वे एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो पहले आप सेंटर ऑफ मास की कोई पोजीशन आप लेंगे किसी रेफरेंस के सापेक्ष,
तब उनके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होगा। तो अब यहाँ पर जो है, पहले जब रेस्ट में है तो इनका द्रव्यमान केंद्र की पोजीशन आप निकाल लेंगे। जैसे R इक्वल टू या RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपान M1 प्लस M2। ये प्रोसेस होता है जब रेस्ट में हो, तो आप ये निकाल सकते हैं। अब चूंकि आपको R1 R2 दिया नहीं है, तो आप यहाँ से किसी एक के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे। जैसे कि यहाँ से आप लेंगे तो टोटल ही R आ जाएगा, एक का 0 हो जाएगा। तो आपने कैपिटल M लिया, लेकिन उसको सेंटर पे ही रख दिया। जैसे ये x है, ये y है, तो आपने सेंटर पर रख दिया, 0 हो गया। अब ये कैपिटल M का 2m है, अब सेपरेशन R है अपान m प्लस 2m। तो इस तरह से RCM आपने ज्ञात कर लिया। ये RCM, तो RCM जब आप ज्ञात कर लिए तो यहाँ से आ जाएगा 2mR अपान 3m। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3R आपने RCM ज्ञात कर लिया। इसको चाहे तो XCM लिख सकते हैं, क्योंकि आपने XCM एक्स एक्सिस पर लिया है। तो 2/3R और YCM 0 हो जाएगा, क्योंकि उधर आपने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं लिया। अब गोले जो है परस्पर R/2 दूरी पर हैं, तब उनके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। अब अगर ये गति करते हैं तो अब गति अवस्था के बाद आकर्षण, परस्पर आकर्षण के कारण वो एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो अब आप यहाँ से इन पर कोई आकर्षण बल है ऐसे। अब ये m है और ये 2m है। इनका गुरुत्वाकर्षण बल आप पढ़े होंगे। पिंडों के मन लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव एक समान होता है, बस उनकी दिशा अलग होती है। क्योंकि बल कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जब आप पढ़ते हैं तो ये होता है, देखिए F इक्वल टू G M1 M2 अपान R स्क्वायर। तो सिर्फ डायरेक्शन अलग होगा, बल का प्रभाव इक्वल होगा। जैसे इस पर बल आप देखेंगे 1 और ये 2, तो इस पर कहेंगे कि फोर्स ऑन 1 अप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा। इस पर देखेंगे तो फोर्स ऑन 2 अप्लाइड बाई 1, ये हो जाएगा। तो इन पर जो है ये 0 आ जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स का प्रभाव 0 है, तो त्वरण भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लिखा जाएगा कि इनमें नेट फोर्स का प्रभाव 0 है, ऐसे नेट फोर्स इक्वल टू 0। क्योंकि जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो दिशा विपरीत है, ऐसे F12 प्लस F21 इक्वल टू 0। जब ये 0 है, क्यों 0 है, और F12 इक्वल टू माइनस F21। तो अब इसका त्वरण भी आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति कर रहे हैं तो इनके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति जो है कंजर्व रहेगी, और यहाँ से नेट फोर्स 0, तो यहाँ पर लिखा जाएगा A या GCM या ACM आल्सो इक्वल टू 0। तो हो सकता है वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो, जो कि हमने ध्यान न दिया हो। इससे पहले वाले में ऐसा ही रहा होगा, हमने ध्यान नहीं दिया होगा, उसको भी देखना होगा, क्योंकि मास नहीं दिया था। 2 ब्लॉक जिनके द्रव्यमान दिए गए हैं 10 और 4 किलोग्राम है, एक नगण्य द्रव्यमान के स्प्रिंग से जुड़ा है। 2 ब्लॉक जिनके द्रव्यमान दिए हैं 10 kg और 4 kg, एक नगण्य स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। नगण्य का मतलब इसका मास नहीं लेना है, ऐसे ये ज्वाइंट है तथा घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखे गए हैं। इन पर कोई फ्रिक्शन कार्य नहीं कर रहा, और म्यू इक्वल टू 0 है। स्प्रिंग मासलेस है, यहाँ पर लिखा जाएगा स्प्रिंग इज मासलेस। स्प्रिंग का मास नहीं लेना है, स्प्रिंग इज मासलेस। तो इस तरह से
एक आवेगी भारी ब्लॉक को